स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में ये कमेंट में पूछा गया था कि तलाक लेने का प्रोसेस क्या होता है, मतलब तलाक की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में बताइए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तलाक की, डाइवोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने आपको कई बार बताया है कि तलाक दो तरीके से लिया जा सकता है। एक है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स और दूसरा होता है कि आप कंटेस्टेड डाइवोर्स लेते हैं, मतलब कि एक तरफा तलाक लेते हैं। एक तरफा तलाक का मतलब होता है कि जब पति और या पत्नी में से केवल कोई एक पार्टी चाहती है तलाक लेना, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं चाहती है। तो इस इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो म्यूचुअल कंसेंट से अगर हम डाइवोर्स की बात करते हैं, तो इस पर हमने अपने चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है कि अगर आपको आपसी सहमति से तलाक लेना है तो इसका क्या प्रोसेस है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से, इस चैनल पर जो आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा उसके माध्यम से आप उसे देख करके समझ सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं क्लियर हो रही हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं, या चाहें तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो भी समस्याएं होंगी, आपकी जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे, उनके बारे में आपको सही सही आपको जवाब दिया जा सकता है, आपके केस को देखते हुए, समझते हुए। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तरफा तलाक की क्या प्रक्रिया होती है। तो अगर हम बात करें कि तलाक आप लेने जा रहे हैं, पति या पत्नी में से जो भी एक पार्टी है जो कि तलाक लेने जा रही है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है, एक याचिका दायर करनी होती है। ये याचिका कहाँ दायर होगी? ये होगी फैमिली कोर्ट में। मतलब कि जिस जगह पर पति या पत्नी में से को जो भी तलाक दायर कर रहा है वो रह रहा है, रह रहे का मतलब ये हुआ कि आपकी शादी वहां पर अगर हुई है, या आप दोनों पति पत्नी के रूप में वहां पर निवास कर चुके हैं, लास्ट में जब आप एक दूसरे के साथ रहे हैं, आखिरी बार जब आप एक दूसरे के साथ रहे तो आप उस जगह पर रहते थे, तो ऐसे जगहों पर ही आप, ऐसी जगह के आप फैमिली कोर्ट में आप तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ये जो आपको याचिका दायर करना है, इसमें आपको राज्य की निवास की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, और याचिका में ये बताना होता है कि आप अपनी शादी को खत्म क्यों करना चाहते हैं और आगे आप किस तरीके से रखना चाहते हैं। ये चीजें आपको वहां पर अपने दावे के माध्यम से, अपनी याचिका के माध्यम से क्लियर करनी होती हैं। जब आप एक बार अपनी याचिका को दायर कर देते हैं, इसके बाद फिर जाता है दूसरे पक्ष को नोटिस। हम आपको पहले डिटेल में हम आपको चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या करना होता है। इसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या एक लाइन वाइज किस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। क्योंकि ये जो तलाक की याचिका होती है, जो डाइवोर्स के लिए जो हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं, हम केस फाइल कर रहे हैं, वो हमारा सिविल सूट में आता है। तो सिविल सूट की जो प्रक्रिया होगी, वही सेम प्रक्रिया हमारी 13(1) में भी जाती है। कंटेस्टेड डाइवोर्स की हम बात कर रहे हैं, एक पक्षी डाइवोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) की। अब 13(1) में कई सारे ग्राउंड ऐसे दिए होते हैं जिन ग्राउंड के आधार पर ही आपको डाइवोर्स फाइल करना होता है। उनमें से कोई ना कोई आपका ग्राउंड बनना चाहिए। मतलब जब आप डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं तो किसी न किसी उसमें से आधार पर ही आप डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो जब आपने याचिका दायर कर दिया, निवास का जो आपका राज्य के लिए जो आपका फुलफिलमेंट चाहिए थी, उसे आप जब फिर फुलफिल कर करके जब आप अपनी याचिका को दायर कर देते हैं, इसके बाद फिर दूसरे पक्ष को नोटिस जाता है। और जब दूसरे पक्ष को नोटिस जाता है, तो अदालत का इसमें क्या मतलब होता है कि जो दूसरा पक्ष है उसे इस बारे में सूचना मिल सके कि ऐसा कोई दावा, ऐसी कोई याचिका उसके खिलाफ में दायर की गई है। नोटिस मिलती है पार्टी को, उसके बाद ही पार्टी ये जान पाएगी कि याचिका दायर की गई है। जब दूसरे पक्ष को सम्मन चला जाता है, जो नोटिस है वो चली जाती है, इसके बाद फिर उसके जवाब दाखिल करने का इंतजार किया जाता है। जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाता है, जिस समय का कोर्ट इंतजार करती है कि इस डेट तक WS जो है वो फाइल हो जाएगा, रिटन स्टेटमेंट, जो जवाब है, जवाबदेही जो है वो फाइल हो जाएगी। इसके बाद फिर जो कोर्ट होती है वो दोनों पक्षों को के दलीलों को सुनती है। दलीलों को सुनने के बाद फिर अदालत अपने समय को तय करती है, एक डेट फिक्स करती है, और उस डेट पर वो अपने फैसले को सुनाती है, मतलब डाइवोर्स के लिए डिक्री वो पारित करती है। ये हो गया नॉर्मल, एक आपको हमने बता दिया कि किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होती है। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो आपने दावा दायर किया हुआ है, तो ये सिविल सूट हो गया। तो सिविल सूट अगर है
तो फिर इसमें क्या क्या स्टेज, कैसे कैसे, किस किस वे में स्टेज आएंगे, कौन कौन सी प्रक्रियाएं कब कब आएंगी और क्या क्या होगा। हमने आपको बताया कि आपको याचिका दायर करनी है, मतलब आपको क्या करना है, एक सूट फाइल करना है। इसके बाद जब आपने याचिका दायर की है, फिर आप डिफेंडेंट जो है, जो अपोजिट पार्टी है, उनके पास जाता है समन। समन जाने के बाद दो स्टेज होती है, एक होती है जो डिफेंडेंट होता है वो अपीयर होता है, और दूसरा स्टेज होता है कि डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है। अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर डिफेंडेंट अपीयर हो रहा है, मतलब जो अपोजिट पार्टी है वो अगर आ जाती है कोर्ट पे, कोर्ट की डेट पर, तो क्या होगा, सबसे पहले जिस डेट पर आती है पार्टी, उस डेट पर उसे दावे की कॉपी रिसीव कराई जाती है। सिविल सूट दावे की कॉपी आपको रिसीव कराई जाएगी, अपोजिट पार्टी को, जो वादी हैं वो दावे की कॉपी देंगे। दावे की कॉपी देने के बाद एक नेक्स्ट डेट लग जाती है इसमें WS फाइल करने के लिए। WS का मतलब कि जो अपोजिट पार्टी है वो अपनी जवाबदेही देगी। तो चूंकि जो पार्टी है वो अपीयर हो चुकी है, तो वो अपना रिटन स्टेटमेंट देगी इसके बाद नेक्स्ट डेट पर। और अगर वो रिटन स्टेटमेंट दे देती है तो इसके बाद फिर इशू फ्रेम होता है, और अगर वो रिटन स्टेटमेंट नहीं देती है, मतलब उन्हें टाइम दिया गया लेकिन उन्होंने अपना WS फाइल नहीं किया, तो 1 से 2 डेट का वो टाइम मांग सकते हैं। अगर इसके बाद भी जो पार्टी है वो डिले कर रही है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने में, तो आपको क्या करना होगा कि आपको कोर्ट को इस बात को बताना होगा कि ये केवल कोर्ट हमारे केस को केवल लेंदी पेंडिंग करने के लिए, और इसमें बार बार टाइम लिया जा रहा है, इनके साइड से WS फाइल नहीं किया जा रहा है। तो वहां पर जो कोर्ट होती है वो अपोजिट पार्टी को एक आखिरी अवसर दे देगी या फिर एक अवसर देगी। अगर कोर्ट एक अवसर देती है तो जाहिर सी बात है, एक अवसर देने के बाद फिर जब नेक्स्ट डेट आएगी तो उस डेट पर भी अगर उसका WS नहीं फाइल होता तो कोर्ट अंतिम अवसर देगी, और अंतिम अवसर देने के बाद भी अगर WS फाइल नहीं होता है तो वहां से WS फाइल करने का जो उनकी जो प्रक्रिया है उसे क्लोज किया जा सकता है। अगर WS फाइल हो गया तो इशू फ्रेम होगा, और अगर WS फाइल नहीं हुआ तो प्लेंटिफ का एविडेंस का स्टेज आ जाएगा। प्लेंटिफ अपना जो भी एविडेंस वगैरह होगा वो एविडेंस कोर्ट में देंगे, और जब एक बार प्लेंटिफ का जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद जब ये प्रक्रिया आपकी पूरी होगी एविडेंस देने की, फिर जो डिफेंडेंट है वो अपने एविडेंस को देंगे। प्लेंटिफ का एविडेंस हो गया, डिफेंडेंट का एविडेंस हो गया, और इसके बाद फिर आपको एक चीज और इसी के साथ साथ हम बता दें कि आप यहाँ पर ये कोशिश करें कि जो आपको एविडेंस देना है, अगर आप इसे रिटन दे रहे हैं, रिटन एविडेंस अगर आप फाइल करवा रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम आप 2 एविडेंस सबमिट करें। और इसके बारे में आपके जो एडवोकेट है वो आपको बाकी सारी डिटेल आपको बता देंगे वो। तो जब एक बार प्लेंटिफ का एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका, डिफेंडेंट का एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका, इसके बाद फिर दोनों जो पार्टीज हैं उनका आर्ग्यूमेंट का स्टेज आएगा। आर्ग्यूमेंट का स्टेज आने के बाद फिर क्या होता है कि जो आर्ग्यूमेंट है, पहले तो जब आपका एविडेंस जब रिकॉर्ड हो गया है प्लेंटिफ का, तो प्लेंटिफ के एविडेंस के रिकॉर्ड होने के बाद फिर आता है प्लेंटिफ का आर्ग्यूमेंट होता है, इसके बाद फिर डिफेंडेंट का भी सबमिट हो चुका है आपका एविडेंस। अब इसके बाद फिर आता है दोनों पार्टी का जो आर्ग्यूमेंट होता है, जो बहस होती है वो होती है, और इसके बाद फिर फाइनल जजमेंट आ जाता है। तो ये एक प्रोसेस हुआ जबकि डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है। अब मान लेते हैं कि ये जो डिफेंडेंट है, जो अपोजिट पार्टी है, वो अपीयर नहीं हो रहे हैं, मतलब कि वो कोर्ट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा कि जो डिफेंडेंट का के साइड से जो भी चीजें हैं वो क्लोज कर दी जाएंगी और एक्स पार्टी में चला जाएगा। एक्स पार्टी मतलब एक पक्षी कार्यवाही में प्रोसेस चला जाएगा। जब एक बार एक पक्षी कार्यवाही में प्रोसेस चला जा रहा है और इसके बाद भी नेक्स्ट डेट पर भी जो डिफेंडेंट है वो अपीयर नहीं हो रहा है, एक्स पार्टी होने के बाद भी डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो इसके बाद फिर प्लेंटिफ अपने एविडेंस को रिकॉर्ड करते हैं, और जब इनका एविडेंस रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर प्लेंटिफ के साइड से आर्ग्यूमेंट होती है, और आर्ग्यूमेंट के बाद फिर जजमेंट आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें
कम समय लगता है, क्योंकि एक्स पार्टी हो गया, एक पक्षी हो गया, तो जो भी होना है, चाहे बहस होनी है, जीरा होनी है, जो भी चीजें हो जीरा मतलब जो इसमें बहस वगैरह जो भी होनी है, जो एविडेंस रिकॉर्ड करना है, जीरा तो होनी ही नहीं है, एविडेंस जो रिकॉर्ड करना है वो एविडेंस भी केवल एक ही पार्टी का दिलाएगा, मतलब जिसने केस दायर किया है, जिसने याचिका लगाई, केवल उसी को देना है। तो नॉर्मल सा प्रोसेस यहाँ पे ये हो जाता है कि जब डिफेंडेंट नहीं आ रहा है तो एक्स पार्टी में हम अपने फाइल को ले जाते हैं, याचिका जो हमारी एक्स पार्टी में जाती है, हम कोर्ट को ये बताते हैं कि उनको कई बार सम्मन भी गया है, और सम्मन मतलब जो पैरवी जो की गई उसका तामिला पर्याप्त आप दिखा दीजिए। तामिला पर्याप्त आप कैसे दिखाएंगे? तो जो आपका सम्मन जा रहा है उसका आप ट्रैक रिपोर्ट निकाल लें, ट्रैक रिपोर्ट निकालने के बाद आप कोर्ट को वहां पे कोर्ट में सबमिट करें, उसमें दिखा दें कि इन तक नोटिस पहुंच चुकी है, लेकिन ये इसके बाद भी इनको जानकारी भी है, डेट की भी जानकारी, लेकिन इसके बाद भी ये न्यायालय में नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रही है जो भी पार्टी है। तो जब एक बार कोर्ट इसका तामीला पर्याप्त मान लेती है तो इसके बाद फिर कोर्ट उसमें एक्स पार्टी के लिए ऑर्डर कर देती है, और जैसे एक्स पार्टी के लिए ऑर्डर होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद फिर नेक्स्ट डेट पर एक्स पार्टी एविडेंस होता है। एक्स पार्टी एविडेंस में PW1 PW2 का आप एविडेंस करा दीजिए, मतलब 2 एविडेंस आप दीजिए। एविडेंस देने के बाद फिर आपका लग जाता है फाइनल बहस में, बहस के बाद फिर आपकी जो भी डिग्री वगैरह है वो पारित हो जाती है। अच्छा, जब आपका एक्स पार्टी होता है तो इसके बाद फिर वो अगर चाहे पार्टी एक्स पार्टी होने के बाद जो अपोजिट पार्टी है वो चाहे तो उसको तुरंत ही रिकॉल भी करा सकती है। एक एप्लीकेशन देती है पार्टी रिकॉल के लिए। रिकॉल एप्लीकेशन पर जब सुनवाई होती है न्यायालय कुछ हर्जा वगैरह लगा करके अगर चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और फिर आपका ये चलने लगता है, दूसरे प्रोसेस में आ जाता है, मतलब फिर से आपका वो WS वगैरह जो भी हमने आपको स्थिति पूरी बताई है वो सारी चीजें होती हैं। तो ये हमने आज के वीडियो में बात की है कंटेस्टेड डाइवोर्स के बारे में। कंटेस्टेड डाइवोर्स की क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में बात की है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई ग्राउंड नहीं होता, आप केवल अपने मन से आप ग्राउंड बना लेते, तो वहां पर आपको एविडेंस देने में और कोर्ट के सामने अपनी बातों को प्रूफ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए जो 13(1) की अगर हम बात करते हैं तो 13(1) का जो हमारा केस है ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम खिंच जाता है और उसके बाद भी होता कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सारे प्रूफ हैं, आपने जो भी ग्राउंड लिया है उस ग्राउंड का आपके पास पूरा प्रूफ है, तो आपको इस तरीके से अपने केस को लड़ना चाहिए। और जो आपने याचिका दायर की है उसमें इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं, जितनी ज़्यादा आप अपने मामले में तेजी से पैरवी करेंगे उतनी ज़्यादा तेजी से आपके जो भी आपने याचिका दायर की है उसके पक्ष में निर्णय आ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे बिठाए आप केवल अपने वकील साहब को आप दोष देते हैं, आप ये कहते हैं कि हमारे वकील नहीं कुछ कर रहे हैं, जबकि सबसे मेन जरूरत ये होती है कि आपको भी कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, और आपको भी जो भी डेट होती है उस डेट पर आप जाइए, आप पूछिए कि किस प्रोसेस में फाइल है, उसे आप अपने वकील से कहिए कि कार्यवाही को आगे बढ़वाएं। तो इस तरीके से आप अपने केस में अपने फेवर में जजमेंट ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं किसी भी केस में, वो चाहे कोई भी केस हो उसमें। लेकिन उसमें आपको लगना पड़ेगा, और आपको अगर पता है कि आपके पास सारे प्रूफ हैं, जो भी आपने जो याचिका लगाई है, जो भी आपने केस किया उससे संबंधित सारे प्रूफ हैं आपके पास, तो वहां पर आपको काफी आसानी होती है अपने केस को लड़ने में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी इससे संबंधित तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसके बारे में क्लियर बता दिया जाएगा। और अगर कमेंट के माध्यम से जवाब देना संभव नहीं होगा तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे कांटेक्ट करना होगा, जिसके लिए 500 रुपये की फीस रखी गई है। और उस फीस को जब आप पेड करते हो उसके बाद आपको एक टाइम बताया जाता है, उस टाइम पर हम आपको खुद कॉल करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा, जिससे आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपको कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आती हैं वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। इस चैनल पर हम आपको बहुत ही नॉर्मल भाषा में बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने केस को लड़ सकते हैं, और जो चीज़ें आप आगे चल के फेस करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो सकती हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लोगों तक से इस चैनल को शेयर करिए, और जो भी आपके कमेंट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।